हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सफल होम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आइए आज इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। टोटल 33 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ शब्द दिया हुआ है और उसकी व्याख्या दी हुई है। बंदी, कर्मकार, हड़ताल, तालाबंदी। तो बंदी का संबंध किससे है? बंदी कौन होता था? तो जो किसी नियोजन स्थान का स्थायी रूप से बंद कर दिया जाना को हम बंदी कहते थे, ठीक है। कर्मकार को, किस चीज़ को कर्मकार कहा गया? तो कुशल अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए किसी उद्योग में नियोजित कोई व्यक्ति जो है वो कर्मकार की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पे कर्मकार को इसी वक्त डिफाइन कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कर्मकार की श्रेणी में नहीं आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें कर्मकार की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, एक तो कुशल दिया हुआ था, अकुशल दिया हुआ था और शारीरिक कार्य करने वाला किसी उद्योग में, ठीक है। और इसके अलावा तकनीकी हो गया, ऑपरेशनल कार्य, लिपिकीय कार्य या पर्यवेक्षणिक कार्य। अच्छा, कौन कौन से शामिल नहीं है कर्मकार की श्रेणी में? ध्यान रखिएगा, वायुसेना, आर्मी, नौसेना, पुलिस सेवा, जेल के अधिकारी व कर्मचारी जो हैं वो कर्मकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। प्रबंधकीय और प्रशासनिक हैसियत में जो नियोजित व्यक्ति हैं वो भी कर्मकार की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हड़ताल की बात करें तो कर्मचारियों द्वारा काम बंद कर दिया जाना हड़ताल कहलाता है। एंड तालाबंदी, प्रबंधन द्वारा घोषित कार्यस्थल की अस्थायी बंदी। तो बेसिकली ये चीज़ अस्थायी बंदी को तालाबंदी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन क्या सही हो गया? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कुमार यानी एडोलसेंट कौन है? तो देखिए, इसको मैं और भी डिटेल में बताती हूँ, इसके पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। कुमार यानी एडोलसेंट में वो जो जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी तो कर ली है लेकिन वो 18 साल से कम आयु का है, वो कुमार में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे ये कुमार, ठीक है, ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एडल्ट, वयस्क की बात करते हैं जिसने अपनी आयु का 18वां साल पूरा कर लिया है, ठीक है। एडोलसेंट की बात करते हैं कि जिसने 15वां साल पूरा तो कर लिया है लेकिन 18वां पूरा नहीं किया है अभी, ठीक है। एंड देन इसके अलावा भी दो चीज़ें देख लेते हैं, एक कैलेंडर वर्ष और एक बालक, है ना, चाइल्ड और कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर क्या है? किसी वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन से आरंभ होने वाली 12 माह की जो पूरा एक तरह से कालावधि है, या बोल सकते हो जो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ मंथ है, जनवरी के प्रथम दिन से, उसको कैलेंडर ईयर कहते हैं, ठीक है। बालक का मतलब जिसने अपनी आयु का 15 वर्ष पूरा नहीं किया है, मतलब अगर 15 वर्ष से कम है तो बालक, 15 वर्ष पूरा कर लिया है लेकिन 18 वर्ष से कम है तो कुमार, और 18 वर्ष भी पूरा कर लिया है तो वयस्क, ठीक है, एडल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नियंत्रित उद्योग का क्या आशय है? तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली ना कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो ये संघ, राज्य, ठीक है, नगर पालिका और राज्य। तो जब नियंत्रित उद्योग है, ठीक है, तो इसको एक बात ध्यान रखिएगा, पहले तो आप इन चीज़ों से भी डिफाइन कर सकते थे कि संघ की जब बात आती है ना, संघ द्वारा जो नियंत्रित किया जा रहा हो ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना और केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया जाना ही नियंत्रित उद्योग का मतलब होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी राज्य, नगर पालिका तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं रहा पढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो न्यूनतम संख्या जो हो जाएगी वो 7 सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के उपबंध के अंतर्गत किस या फिर किन विवादों को व्यवसाय विवाद माना जाता है? अब ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति का ऐसा विवाद जो किससे संबंधित हो, नियोजन से भी संबंधित हो, अनियोजन से संबंधित हो या श्रम परिस्थितियों से संबंधित हो, तो ये तीनों ही यहाँ पे चाहिए, तीनों से संबंधित विवाद होगा तो उसे ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के उपबंध के अंतर्गत व्यवसाय विवाद माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What is the maximum amount of gratuity payable to employees under the Payment of Gratuity Act 1972? तो कितना? 20 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख रुपए दिए जाते हैं ग्रेचुटी पेबल जो अमाउंट होता है। चलिए
और अच्छा किसके अंडर दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum number of hours in a week that an adult worker is allowed to work for? तो total 48 hours. Okay, 48 hours is right answer. Now next question, what is the maximum period in which the appropriate government shall review and revise the minimum rates of wages under the Minimum Wages Act 1948? तो हर 5 साल पर जो वेज एक्ट है 1948 का, उसका रिव्यू किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि हर कितने साल पे मिनिमम मैक्सिमम पीरियड जो है वो 5। तो इसका राइट आंसर होगा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आईएलओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का भाग नहीं है, पूछा है। तो देखिए यहाँ पे मैं डिटेल में भी दिखाती हूँ, हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। श्रमिक एक वस्तु नहीं है, करेक्ट, ये फिलाडेल्फिया घोषणा की बात चल रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता सतत विकास हेतु अनिवार्य है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और किसी भी स्थान पर गरीबी हर एक स्थान पर संपन्नता के लिए खतरा है, ये भी करेक्ट है। गरीबी के तो जब बाकी तीनों करेक्ट है तो ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, ये आईएलओ का डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया है, ठीक है, यूएसए में पड़ता है स्टेट, तो वहाँ के डिक्लेरेशन। अब आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, दो चीज़ें, ठीक है, क्या, एक तो 1944 में ये डिक्लेरेशन हुआ था, ये ईयर ध्यान रखना है, ठीक है। आईएलओ, अच्छा आईएलओ से रिलेटेड एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 1969 में नोबेल प्राइज़ मिला था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। तो लेबर इज़ नॉट अ कमोडिटी, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, बेसिकली जो गलत हुआ था, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल एफर्ट्स इन विच द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। और साथ ही ये आईएलओ का ही एक ऑथेंटिक डेटा है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 26वां सत्र फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में 1944 में आयोजित किया गया। तो उसके तहत जो कार्यसूची में श्रमिकों को बेसिकली मुआवजा, उपनिवेशों में सामाजिक नीतियाँ और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दे शामिल थे। तो ये इस तरह से भी अगर क्वेश्चंस बनता है इसके रिगार्डिंग तो आप आंसर कर पाएंगे, बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन जो है, क्योंकि नहीं पूछा था तो हम डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हॉक्सी द्वारा चिन्हित संघवाद के 5 कार्यमूलक प्रकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक अपवाद है। तो विकासवादी संघवाद एक अपवाद है, बाकी सब 5 कार्यमूलक हैं। व्यापार संघवाद, स्वार्थ चालित संघवाद, क्रांतिकारी संघवाद, बाकी 2 मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी एक प्रक्रिया है जिसमें किसी औद्योगिक विवाद में शामिल कामगारों एवं नियोक्ता के प्रतिनिधियों को एक तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष एक साथ लाया जाता है और उसकी मध्यस्थता के द्वारा वे परस्पर संतोषजनक सहमति पर पहुंचते हैं। तो ये सुलह की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, औद्योगिक नियोजन यानी स्थायी आदेश अधिनियम 1946। अच्छा आप ईयर जरूर ध्यान रखिए इन चीज़ों का, ठीक है, कि मिलान में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत सत्यापित किसी स्थायी आदेश के अनुप्रयोग या निर्वचन से संबंधित प्रश्नों को विचारार्थ किसे भेजा जा सकता है, तो श्रम न्यायालय को भेजा जा सकता है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए श्रम न्यायालय बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि भाई पहली बात तो आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी मामले से संबंधित जो भी औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णयन के लिए या ऐसे अन्य कार्य करने के लिए एक या एक से अधिक श्रम न्यायालय का गठन किया जा सकता है। अब जो गठन किया जाएगा उसके तहत हम देख लेते हैं बेसिकली, ठीक है। आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। तो श्रम न्यायालय में केवल एक व्यक्ति शामिल होगा जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कोई व्यक्ति श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि क्या, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है वो देखिए, कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर रहा हो। नेक्स्ट, वह कम से कम 3 साल की अवधि के लिए जिला न्यायाधीश, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ओके अभी दिख रहा होगा, वह कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो, ठीक है।
वह भारत में कम से कम 7 साल तक की किसी न्यायिक पद पर रहा हो। ये सारी कंडीशंस हैं, ठीक है, श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों में नियुक्ति के लिए, ठीक है, योग्यता है एक तरह से ये। और वह कम से कम 5 साल तक किसी प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत गठित, यानी कि जो राज्य में श्रम न्यायालय गठित किया गया है उसका पीठासीन अधिकारी रहा हो, ठीक है। तो ये है सारी योग्यताएं श्रम न्यायालय से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ऐसे संघ को क्या कहा जाता है जिसकी सदस्यता में बहुत से उद्योगों, रोजगार, शिल्पकारी में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो देखिए, जब उद्योग, ठीक है, रोजगार, शिल्पकारी, ऐसे में हम इसे सामान्य संघ, बेसिकली सामान्य संघ का मतलब अलग अलग उद्योग के अलग अलग जो व्यावसायिक शिल्प होते हैं वो जब एक साथ आते हैं, संघ बनाते हैं, तो उसे सामान्य संघ कहा जाता है। और यहाँ अगर हम बात औद्योगिक संघ की करें, औद्योगिक संघ क्या है, ठीक है, तो औद्योगिक संघ मतलब एक ही उद्योग क्या हो, है ना, एक ही उद्योग से जब हो, कोई एक ही उद्योग के जो अलग अलग शिल्प संघ हैं, अगर वो एक साथ आते हैं तो वो औद्योगिक संघ में आएंगे। अच्छा, शिल्प संघ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में कभी कभी इसको व्यावसायिक संघ भी दे सकता है लिखा हुआ, तो ये बात ध्यान रखिएगा। व्यावसायिक संघ मतलब जब एक ही व्यवसाय के, ठीक है, मतलब एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, जब वो इस संघ के सदस्य होते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं, वो एक संघ बनाते हैं, एक ही व्यवसाय बोला है मैंने, ठीक है, एक ही शिल्प या व्यवसाय से संबंधित हो तो व्यावसायिक संघ। तो इसलिए व्यावसायिक संघ ना लिख के शिल्प संघ लिखा गया है, मतलब हालांकि दोनों कहते हैं इसको, ठीक है। और इसी तरह से देखिए अलग अलग जैसे क्या होता है, बेसिकली विचारधारा के आधार पे भी संघों का विभाजन किया गया है, ठीक है, और संचालन के आधार पे भी किया गया है, और ये सदस्यता प्रतिमान के आधार पे किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ना, ये सदस्यता प्रतिमानों के आधार पर है संघ, ठीक है। जैसे कि औद्योगिक संघ हो गया, है ना, शिल्प संघ, सामान्य संघ, एक होता है ब्लू कॉलर संघ, ठीक है, ब्लू कॉलर संघ होता है, और एक होता है वाइट कॉलर। तो इन दोनों में भी डिफरेंस समझ लीजिए, कल को अगर आ जाए तो आप कर पाएँ। ब्लू कॉलर संघ का मतलब जो उत्पादन, जैसे कि उत्पादन फ्लोर हुआ, ठीक है, या मेंटेनेंस फ्लोर हुआ, इस पर, ऐसे फ्लोर पर जो ऑपरेटिव लेवल के कार्य करते हैं ना, उनको हम, जैसे उन्हें भुगतान उत्पादन दर या समय के आधार पर जो उन्हें भुगतान किया जाता है, कि जितना उत्पादन दर है उसी के आधार पर उन्हें भुगतान किया जाएगा, तो उन्हें ब्लू कॉलर संघ कहते हैं। आप उन्हें देख सकते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ब्लू कलर की शर्ट्स पहन के जाते हैं जो वहाँ पे कर्मकार होते हैं, ठीक है। तो उस तरह से ब्लू कॉलर संघ वो हो गया। वाइट कॉलर संघ मतलब जो आप कह सकते हैं कि उत्पादन फ्लोर या मेंटेनेंस फ्लोर पर कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि ब्लू कॉलर में उत्पादन फ्लोर और मेंटेनेंस फ्लोर, ठीक है, ये शामिल हैं कि इस पर कार्य करने वाले, लेकिन इसमें वाइट कॉलर वाले इस पर कार्य नहीं कर रहे होते हैं, वो उनका जो भुगतान होता है वो मंथली होता है, मासिक आधार पर होता है, ठीक है, जैसे गिल्ड हो गया, एसोसिएशन हो गया, इस तरह के वाइट कॉलर संघ में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, औद्योगिक संबंधों को निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य इस परिकल्पना पर आधारित है कि दोनों ही दल आर्थिक, मजदूरी और लाभ, और साथ ही साथ राजनीतिक या नियंत्रण शक्ति के लिए प्रयास करते हैं और उनके पास अवसर होता है। तो बहुवादी परिप्रेक्ष्य के संबंध में ये कहा गया है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता का उपबंध किसके अंतर्गत किया गया है, तो आर्टिकल 43A के तहत किया गया है। और बाकी भी देख लेते हैं हम, 39A में क्या है, 42 में क्या है, 43B में क्या है। तो 43B के आप सभी को पता है, सहकारी समिति के संबंध में जब बात आए, सहकारी समिति में क्या, इसके स्वैच्छिक गठन, ठीक है, और जो स्वायत्त कामकाज है, लोकतांत्रिक नियंत्रण है, या पेशेवर कोई प्रबंधन को बढ़ावा देने का काम है, तो 43B के तहत राज्य करेगी, ठीक है। और 42 क्या है, तो जो राज्य जो है वो जो काम की न्याय संगत है या मानवीय परिस्थितियों को जो सुनिश्चित करना है, या आप कह सकते हैं 42 में ही जो मातृत्व लाभ दिया या मातृत्व राहत दिया जाता है वो आर्टिकल 42 के तहत राज्य देती है, ठीक है। तो यह 42 हो गया। 39A क्या है, 39A क्या है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ। 39A बेसिकली जो गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है वो 39A में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये सभी आर्टिकल्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजदूर संघ सुरक्षा मापदंड नहीं है? तो संघ मुक्त प्रतिष्ठान प्रणाली ये मजदूर संघ सुरक्षा मापदंड नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। संघ पाबंद प्रतिष्ठान प्रणाली, हितशुल्क प्रतिष्ठान प्रणाली, संघ समर्थित प्रतिष्ठान प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय स्तर पर कार्य करने वाला सांविधिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जब सांविधिक तंत्र की बात आएगी तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम। अब इसमें देख लीजिएगा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो होता है बेसिकली ये एकीकृत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है आपको। और जो इसका गठन है ना, इसमें तो एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। और इस गठन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 संसद सदस्य होते हैं, ठीक है, लेकिन इन 3 संसद सदस्य में से 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से, ठीक है। तो और राज्यों का एक प्रतिनिधित्व होता है, और जो नियोजक का प्रतिनिधित्व होता है वो 10 व्यक्तियों द्वारा होता है, और जो कर्मचारी का प्रतिनिधित्व होता है वो भी 10 व्यक्तियों द्वारा होता है। ये चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। और मेडिकल प्रोफेशन से भी प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन से 2 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। और निगम का जो महानिदेशक होता है वो इसका पदेन सदस्य होगा ही होगा। और जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं या पदेन सदस्य हैं या केंद्र और राज्यों के जो संघराज्य क्षेत्रों के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है, इन सभी का कार्यकाल जो होता है वो 4 साल का होता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रमिक की नागरिक संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित होती है? तो ध्यान रखिएगा कि श्रमिक को यह अधिकार है कि जिन निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत उसे काम करना है उसके संबंध में उससे परामर्श किया जाए। अब निबंधन का अर्थ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम जो टर्म एंड कंडीशंस की बात करते हैं ना, टर्म एंड कंडीशंस की जो बात कर रहे हैं वही चीज़ वो हिंदी में लिखा हुआ है। तो निबंधन और शर्तों के अंतर्गत जिसे उसे काम करना है उसको पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, उससे परामर्श किया जाना चाहिए, नागरिक संकल्पना के तहत आता है, ठीक है। और न्यूनतम मजदूरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थापित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बोर्ड के निर्दलीय सदस्यों में से कोई एक को नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में आने वाला बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, एक तो संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है, और समवर्ती सूची। अब ध्यान रखिए पूछा क्या है कि राज्य सूची के तहत इसमें से कौन सा आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अपंग, अनियोज्यों की सहायता, है ना, ये सब किस में आता है? राज्य सूची में आता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मान लीजिए कि जब हम कहते हैं कि ट्रेड यूनियन स्पेशली, ठीक है, ट्रेड यूनियन की जब बात आए तो ये किस सूची में आता है? आप सभी को पता है ये समवर्ती सूची में आएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे समवर्ती सूची की हम बात कर रहे हैं, तो मैं अभी जो नाम ले रही हूँ ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे समवर्ती सूची में आएंगी। जैसे खाद्य सामग्री की अगर हम बात करें तो ये समवर्ती सूची में आएगी, ठीक है। श्रम कल्याण की बात की हमने, वो समवर्ती सूची में आएगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा अब जब यहाँ पे हम ट्रेड यूनियन की हमने बात कर ही ली है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कुछ जो इससे रिलेटेड है। बाकी न्याय, है ना, कोई साक्ष्य या शपथ से संबंधित चीज़ें हों, ये सब भी इसी समवर्ती सूची में आती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब राज्य सूची की हमने बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि जो अपंग अनियोज्य की बात आती है, जैसे विकलांग और बेरोजगारों को जो राहत दिया जा रहा है, अनियोज्य मतलब बेरोजगार एक तरह से, तो उनको जो राहत दिया जा रहा है वो राज्य सूची में आया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और कैपिटेशन जो टैक्स लगता है वो भी राज्य सूची में आता है, ओके, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अच्छा, ट्रेड यूनियन समवर्ती में है, लेकिन जब हम अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य की बात करेंगे ना तो वो संघ सूची में है। नेक्स्ट, यह पूर्व धारणा कि मनुष्य स्वार्थी और स्वकेंद्रित है और यहाँ तक कि वह दूसरों की कीमत पर भी हमेशा अपने स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करता है, श्रमिक कल्याण के किस सिद्धांत की व्याख्या करती है? तो ये पुलिस सिद्धांत के तहत ये व्याख्या की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एकरोड का सूत्र किसके निर्धारण से संबंध रखता है?
तो न्यूनतम मजदूरी के संबंध में। अब ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब 1946 में पहले वेतन आयोग का गठन किया गया था तो उसकी जो अध्यक्षता की थी श्रीनिवास वरादाचार्य ने की थी, तो ये पूछा जा सकता है। और 7th पे कमीशन की जब बात आएगी तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जस्टिस A.K. माथुर ने की थी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा जो एक्रोड फॉर्मूला है या एक्रोड सूत्र है डॉक्टर एक्रोड का, बेसिकली ये 7वें वेतन 7th पे कमीशन के दौरान पे इस फॉर्मूले का यूज़ किया गया था। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था कि जो मिनिमम जो पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है, सरकारी नौकरियों में जो न्यूनतम वेतन होना चाहिए वो 18,000 प्रतिमाह होना चाहिए न्यूनतम। ठीक है, और जो इस एक्रोड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था ये बता रही हूँ मैं। ठीक है, और अधिकतम वेतन जो सबसे ऊंचे पे स्केल के लिए 2,25,000, ठीक है, पर मंथ। ये दोनों पर मंथ की बात की है मैंने। ऐसा 7वें वेतन आयोग में एक्रोड फॉर्मूले के अनुसार ऐसा कहा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक राज्य के संसाधनों एवं संगठन के अनुसार तथा राष्ट्रीय प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास और अपनी मान मर्यादा के लिए अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का वह हकदार है। सामाजिक सुरक्षा के महत्व को बल देने वाला यह कथन निम्नलिखित में से किसमें अभिव्यक्त किया गया है? तो ये मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा के तहत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नकदी लाभ के रूप में चिकित्सा लाभ भारत में पहली बार किसके अंतर्गत लाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत ही चिकित्सा लाभ दिया गया था गैर नकदी लाभ के रूप में। ठीक है, सबसे पहले। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेवरेज द्वारा दी गई उनकी व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत अभिज्ञान किए गए आकस्मिक व्ययों यानी कि खर्चों का सही समूह क्या है? अभाव, रोग, अनभिज्ञता, गंदगी और निष्क्रियता। ठीक है, ये लिस्ट ध्यान रखिएगा और इसका सीरीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समूह कम से कम ध्यान रखिएगा ही। ठीक है, अशक्तता इसमें नहीं आएगा, अनभिज्ञता आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इसलिए आपको देखना जरूरी है। भारत में औद्योगिक संबंधों में प्रसिद्ध गिरी उपागम किसके उद्देश्य का समर्थन करता है? तो यहाँ पर अनिवार्य सामूहिक सौदाकारी के उद्देश्य का समर्थन कर रहा है गिरी उपागम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रसुविधा अधिनियम 1961 में प्रसूति काल के दौरान कितने सप्ताह की मजदूरी का उपबंध है? तो यहाँ पे 12 सप्ताह की मजदूरी का उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साधन है? तो देखिए, सामाजिक सुरक्षा मतलब आपकी सुरक्षा ना, आपकी सुरक्षा मतलब आपके पास जब पैसा आए, तो इनकम टैक्स से तो आपको पैसा जाता है, आता नहीं है। और कर्मचारी भविष्य निधि मतलब ये जो प्रोविडेंट फंड होता है, PF की जो हम बात करते हैं वो है ये। तो PF एक हो गया। ठीक है, LIC से पैसा आ रहा है तो वो एक सामाजिक सुरक्षा हो गई। और पेंशन से भी पैसा आ रहा है वो भी हो गया। ठीक है, डाक भविष्य निधि तो ये भी हो गया। तो बेसिकली 2, 4, 5, 6 कहीं दिया है, यस, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है ये, सामाजिक सुरक्षा किन स्थितियों का सामना करने वाले व्यक्तियों को नकद सहायता प्रदान करती है? तो बीमारी और निःशक्तता में भी सामाजिक सुरक्षा के लिए नकद मिलता है। बेरोजगारी में, फसल विफलता में, पत्नी या पति की हानि में भी। तो 1, 2, 3, 4 विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के में निम्नलिखित कारक सम्मिलित हैं। तो देखते हैं कौन से सही है इसमें से। तो 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखाने या प्रतिष्ठान, यस, इसके अंतर्गत आते हैं। कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा देखभाल का उपबंध भी होता है। बीमारी और प्रसूति के दौरान नकद लाभ का उपबंध, बिल्कुल सही। मृत्यु और अथवा निःशक्तता की स्थिति में मासिक भुगतान जो होता है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत, तो ये सभी सही है, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तो ये हमारे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टोटल 33 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड कमेंट सेक्शन में कोई चीज़ अगर छूट गई या कोई सुझाव है तो वो ज़रूर लिखिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस के जो डिटेल्स हैं अगर वो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, अगर आप अपने नोट्स भी बनाते हैं तो आपको फ़ायदा करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।